इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी व प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक का पाठ 6, जिसका शीर्षक है पार नजर के। नजर तो बच्चों आप जानते ही हो। जैसे इस वक्त मैं कहूँ कि आपकी नजर के सामने क्या क्या है, तो आप सबसे पहले कहोगे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यानी जिस पर आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हो। अगर आप अपनी नजर को इधर उधर उठाकर देखोगे तो देखिए आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। अगर आप कमरे में बैठे हो तो दीवार, पंखा, मेज, चेयर, सोफा, जो भी सामान उस वक्त उस जगह होगा वही आपको दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पार नजर के का अर्थ है यानी आपकी नजरों से बहुत दूर, जहां तक आपकी नजरें पहुंच ही ना पाएं, लेकिन आप अपनी कल्पना शक्ति की सोच से कहीं भी पहुंच सकते हो, है ना। तो आज की ये कहानी एक काल्पनिक कहानी है जिसमें मंगल ग्रह पर रहने वाले लोगों के बारे में बताया गया है। इस कहानी को जयंत विष्णु नार्लिकर ने लिखा है, जिनका जन्म 19 जुलाई 1938 में हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय भौतिकीय वैज्ञानिक हैं जिन्होंने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए अंग्रेजी, हिंदी और मराठी में अनेक पुस्तकें लिखी हैं। आज की ये कहानी भी इन्होंने ही लिखी है। पार नजर के इस कहानी को भी इन्होंने मराठी में लिखा है, जिसका अनुवाद हिंदी में रेखा देशपांडे ने किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना, आपको बहुत अच्छी लगने वाली है ये कहानी। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। सुरंगनुमा रास्ता यानी सुरंग जैसा। सुरंग तो आप जानते ही हो, अगर आपने कभी ट्रेन में सफर किया हो या फिर बस में आपने पहाड़ों में से गुजरते हुए ऐसे सुरंगनुमा रास्ते जरूर देखे होंगे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी। आम आदमी यानी साधारण आदमी को इस रास्ते से जाने की मनाही थी, यानी उन पर वहां से जाने की रोक थी। लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। सिक्योरिटी पास क्या होता है? सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया पास, जो अक्सर आपने ऐसी जगहों पर देखा होगा जहां पर आम आदमी के जाने की रोक हो। वहां पर आपको एक सिक्योरिटी पास दिखाकर ही अंदर प्रवेश मिल सकता है। तो ऐसा ही छोटू के पापा के पास सिक्योरिटी पास था, जिसको लेकर छोटू कहाँ पहुंचा? सुरंग में। फिर क्या हुआ, देखते हैं फिर क्या हुआ। छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। तो ये बातें कौन कर रहा है? छोटू और छोटू की माँ। वार्तालाप यानी बातचीत। तो रोज छोटू को छोटू की माँ बोलती कि उस तरफ मत जाया करो, लेकिन छोटू बहुत जिज्ञासा वाला बालक था, जिसको रोज एक ही टेंशन थी, क्या कि फिर पापा क्यों जाते हैं वहां रोज रोज। फिर उसकी मम्मी उसको समझाती कि पापा को तो काम पर जाना होता है, इसलिए जाते हैं। तो कुछ इस तरह की बातें दोनों माँ और बेटे में रोज हुआ करती थी। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग, चंद यानी कुछ और चुनिंदा चुने हुए, यानी कुछ ही चुने हुए लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे। यानी कुछ ही लोगों को इस रास्ते को काम में लेने की अनुमति थी और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। तो इस रास्ते में जाने की अनुमति छोटू के पापा के पास थी। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। आराम फरमाना बच्चों, ये क्या है? एक मुहावरा है।
जिसका अर्थ है आलस में पड़े रहना। तो छोटू के पापा छुट्टी के दिन घर पर आराम फरमा रहे थे। नजर बचाकर, नजर बचाना यानी छुपते हुए, चोरी छुपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया। छोटू तो शुरू से ही सिक्योरिटी पास के चक्कर में था ना, तो छोटू ने क्या किया, पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया। हथियाना यानी दूसरे की चीज पर जबरदस्ती कब्जा करना, और चल दिया सुरंग की तरफ। और छोटू को कहाँ जाना था? छोटू को तो इस बात की जिज्ञासा थी कि सुरंग वाला रास्ता उसको देखना था। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी, तो छोटू और छोटू का परिवार कहाँ रहता था? जमीन के नीचे उनकी कॉलोनी थी। ये जो सुरंग नुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे। सुरंग नुमा रास्ता तो आपने देखा ही है, उसमें अंधेरा होता है, इसलिए उसमें दिए जल रहे थे। और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता है। सुरंग के अंदर जाने से पहले, यानी उसमें प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे से आपको गुजरना पड़ेगा। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था, दरवाजे के अंदर एक दरार या छेद कह सकते हैं, ऐसा कुछ बना हुआ था। बच्चों, एक बात पर आप ध्यान देना कि आपको इस पाठ में जैसे ये दरवाजे लिखा हुआ है, यहाँ एक डॉट दिखाई दे रही है, इसी तरह तरफ के नीचे ऐसा ही आप ध्यान दोगे तो और भी आपको दिखाई देंगे। जैसे ये दरवाजे के नीचे जबरदस्ती, कब्जा, चीज, तो ये क्या है? ये नुक्ता शब्द हैं जो कि फारसी भाषा में लिखे गए हैं। तो दरवाजे पर एक खांचा बना हुआ था, ऐसा खांचा आपने जरूर देखा होगा। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। बच्चों, इस तरह का खांचा आपने मेट्रो ट्रेन का सफर करते समय मेट्रो के स्टेशन पर जरूर देखा होगा, जहां पर आप उस खांचे में अपना कार्ड दिखाते हो तब आपके सामने से दरवाजा खुल जाता है। तो ऐसा ही कुछ छोटू ने भी उस खांचे में सिक्योरिटी वाला पास, जो किसका था? उसके पापा का, वो उस खांचे में डाला, जिससे दरवाजा तुरंत खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। बाहर से खांचे में सिक्योरिटी पास डाला तो अंदर वाले खांचे में पास अंदर आ गया था। उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। छोटू ने क्या किया? अंदर आकर जो खांचे के अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ गया था उसको उठाया, जिससे उसको उठाते ही दरवाजा बंद हो गया। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। छोटू ने चारों तरफ देखा। नजर दौड़ाना यानी हर तरफ ध्यान से देखा, क्योंकि छोटू के लिए तो ये जगह नई थी। सुरंग नुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था। सुरंग नुमा रास्ता कहाँ जाता था? ऊपर की तरफ। छोटू कहाँ से आया था? तो जमीन के अंदर है उसकी कॉलोनी, तो वो रास्ता जमीन की तरफ जा रहा था। यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल गया था। छोटू को आज मौका मिल गया था। कहाँ? सफर यानी यात्रा करना, तो वो नीचे से ऊपर की तरफ आने का मौका यानी उसको अवसर मिल गया। मगर कहाँ? मौका हाथ लगते ही फिसल गया। मौत का हाथ लगते ही फिसल जाने का अर्थ क्या है? हाथ में आई चीज निकल जाना। छोटू को लग ही रहा था कि वो आज जो सुरंग वाले रास्ते से ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन क्या हुआ? सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। छोटू को ये नहीं पता था कि निरीक्षक यानी निगरानी के लिए लगाए गए यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। मगर छोटू के प्रवेश करते ही निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। संदेहास्पद यानी संदेहपूर्ण। निरीक्षक यंत्र यानी जो निगरानी के लिए यंत्र लगाए थे, उनको कुछ डाउट आया कि यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। हरकत यानी हिलना डुलना, कुछ ऐसी हरकत हुई उनमें। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? छोटे कद यानी आकार या देह की ऊंचाई लंबाई, क्योंकि उस सुरंग में तो कुछ चुनिंदा लोग ही आते थे जिनका कद इतना छोटा नहीं था। छोटू तो बच्चा है, इसलिए उसका कद बहुत छोटा था। इसलिए निरीक्षक यंत्र में संदेहपूर्ण स्थिति हुई कि यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया?
दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। जो निगरानी के लिए यंत्र लगा रखे थे उनमें से दूसरे ने छोटू की फोटो खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। उन्हीं यंत्रों में से एक जो उनका कंट्रोल सेंटर था उसमें इस तस्वीर को भेजा, वहां उसकी जांच हुई और उससे खतरे की सूचना दी गई कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। जो निरीक्षक के लिए यंत्र लगाए गए थे उनमें जो गतिविधि यानी जो उसमें कार्यकलाप या हलचल जो हो रही थी, इन सब बातों से अनजान बेखबर छोटू तो आगे बढ़ता जा रहा था। तभी जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आए। अब सिपाही तो क्यों आए? क्योंकि उनको खतरे की सूचना मिली, लेकिन छोटू को इन सब बातों का पता नहीं था। छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। तो सिपाही जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने क्या किया, छोटू को पकड़कर वापस उसको घर तक छोड़ दिया। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी। खैरियत यानी कुशल। तो अब छोटू की खैर नहीं थी, यानी छोटू को अब डांट पड़ने वाली थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। अगर उस वक्त छोटू के पापा घर पर नहीं होते तो छोटू को जरूर डांट लगनी थी। पापा घर पर क्यों थे? क्योंकि उस दिन छुट्टी का दिन था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। पापा ने कहा कि आज इसको छोड़ दो, मैं इसको समझा दूंगा, फिर ये दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। बोले, छोटू मैं जहां काम करता हूं ना, वह क्षेत्र यानी वो इलाका जमीन से ऊपर है। तो इस तरह छोटू के पापा ने छोटू को समझाया कि छोटू मैं जहां पर काम करता हूं वो इलाका जमीन से ऊपर है। आम आदमी वहां नहीं जा सकता क्योंकि वहां के माहौल में जी ही नहीं सकता। माहौल यानी वहां का जो वातावरण है, जो परिस्थिति है, उसमें जी नहीं सकता, यानी उसमें जिंदा नहीं रह सकता। तो इस तरह छोटू के पापा ने छोटू को समझाया कि मैं जहां पर काम करता हूं वो क्षेत्र जमीन के ऊपर है, जहां पर आम आदमी नहीं जा सकते क्योंकि वहां का वातावरण उनके अनुकूल नहीं है, वो वहां पर जी नहीं पाएंगे। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहां? छोटू का सवाल लाजमी था। लाजमी यानी उचित था। छोटू ने पूछा कि फिर आप कैसे जाते हो वहां पर? मैं वहां एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूं। तो उसके पापा ने बताया कि मैं एक खास किस्म यानी एक विशेष प्रकार का स्पेस सूट, कुछ इस तरह का जो अंतरिक्ष सूट कैसे कहते हैं, पहन कर जाता हूं। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूं। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूं। तो कुछ इस तरह का उत्तर पापा ने दिया कि मैं बाहर जिंदा क्यों रह सकता हूं, इस स्पेस सूट की वजह से, जो कि हर आम आदमी को नहीं मिल सकता ना। खास किस्म के जूतों की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। मुमकिन यानी संभव होता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण यानी एक अभ्यास कराया जाता है या सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे। तो ये कहानी कौन सुना रहा है? छोटू के पापा छोटू को बता रहे हैं कि एक समय ऐसा भी था जब मंगल ग्रह पर सभी लोग कहाँ रहते थे? जमीन के ऊपर। और अभी इस वक्त कहाँ रह रहे हैं वो लोग? जमीन के नीचे। बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के, हमारे पुरखे यानी पूर्वज, जो छोटू के दादा और उनके दादा की बात हो रही है, तो वो सब जमीन के ऊपर रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने, वातावरण यानी वहां का जो वायुमंडल था उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे। एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। तो ये सब परिवर्तन किसकी वजह से हुआ? सूरज में हुए परिवर्तन की वजह से। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। उष्णता यानी गर्मी या ताप मिलता है।
इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है, यानी जीवों को खाद्य पदार्थ, खाने पीने का सामान मिलता है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा ना कि सूरज की रोशनी से पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, वो जिंदा रहते हैं, उनको खाकर दूसरे जीव जंतु जीवित रहते हैं। तो इस तरह जो सूरज से हमें रोशनी और उष्णता मिलती है, उन तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। ये छोटू के पापा कहाँ की कहानी सुना रहे हैं? मंगल ग्रह की कहानी सुना रहे हैं, जहां पर वो लोग, उनके पूर्वज कभी जमीन से ऊपर रहते थे, उस वक्त की बात है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया, जो उनका नेचुरल संतुलन था वो बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। अक्षम यानी अयोग्य साबित हुए। वो सब इनका सामना, इस बदले हुए परिवर्तन का सामना नहीं कर पाए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया, तो उस वजह से सारे पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जीव सब मर गए। सिर्फ कौन बचे? छोटू के पापा के, इन लोगों के पूर्वज, वही इनका सामना कर पाए, यानी वही जिंदा रह पाए। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। जब बाहर का वातावरण पूरी तरह से बदल चुका था, तो छोटू के पापा के दादा और उनके पूर्वज लोगों ने क्या किया? अपने तकनीकी ज्ञान, जो उनको टेक्निकल नॉलेज था, उसके आधार पर उन्होंने जमीन के अंदर अपने घर बना लिए। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो बाहर यंत्र लगाकर उनके सहारे सूरज की जो शक्ति है, रोशनी है, गर्मी है, उसका इस्तेमाल नीचे कर रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं, क्योंकि एकदम सीधा सूरज का सामना करना मुश्किल है। इसलिए इन लोगों ने अपना घर कहाँ बना लिया? जमीन के नीचे। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, सुचारू यानी अच्छी तरह से, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। सतर्कता यानी बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। तो ये कहानी कौन सुना रहे हैं? छोटू के पापा छोटू को बता रहे हैं कि मैं वहां पर क्या काम करता हूं और उन चुनिंदा लोगों में से क्यों हूं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मनसा जाहिर की। मनसा यानी अपनी इच्छा प्रकट करी, जाहिर यानी प्रकट करी। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा। माँ और पापा की बात सुननी होगी। माँ ने कहा कि तुम भी ये काम कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? खूब पढ़ना होगा और अपने मम्मी और पापा की बात सुननी होगी। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। छोटू के पापा ने जाकर देखा तो उनको पता चला कि कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था ना, यानी जैसे नॉर्मल दिनों में होता है वैसा नहीं था। शिफ्ट यानी पारी, जो एक पारी में लोग काम करते हैं कुछ टाइम के लिए, फिर वो लोग जाते हैं, दूसरे लोग आते हैं। तो शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। जो कर्मचारी वहां पर काम करते हैं, उनके सीनियर ने यानी उनके प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था यानी एक बिंदु दिखाई दे रहा था। वह बताने लगा, ये कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि ये अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। अडिग यानी स्थिर नहीं है। जो उनको बिंदु दिखाई दे रहा था वो एक जगह स्थिर नहीं है, घूम रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार ये हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है? छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। उस प्रमुख की बात सुनकर छोटू के पापा ने कहा कि कहीं ये अंतरिक्ष यान तो नहीं है? यान तो आप जानते ही हो, वाहन जो जल में चलते हैं उनको हम क्या कहते हैं? जलयान। हवा में चलने वाले वायुयान। तो अंतरिक्ष में चलने वाले क्या कहेंगे? अंतरिक्षयान। तो छोटू के पापा ने अपना संदेह यानी उनको जो शक था वो बताया
कि कहीं वो कोई अंतरिक्ष यान तो नहीं है। संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। उन्होंने कहा कि हमें भी इस बात पर शक है, लेकिन आप इस पर बराबर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब छोटू के पापा ड्यूटी के लिए आए हैं और वो जा रहे हैं, तो वो छोटू के पापा को ये बात बता कर जा रहे हैं कि आप इस पर बराबर नजर रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? तो कुछ इस तरह के सवाल छोटू के पापा के मन में आए। क्या ये सच में अंतरिक्ष यान होगा? और अगर वो है तो वो कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती यानी ये लोग कहाँ रह रहे हैं? मंगल ग्रह पर। तो वो मंगल ग्रह को अपनी धरती कह रहे हैं ना, तो वो सोच रहे हैं कि मंगल ग्रह के अलावा भी और कौन से ग्रह हैं जिन पर जीवों का अस्तित्व होगा। जीवों का अस्तित्व यानी उनका वजूद होगा, या बाकी जगह भी जीव रहते हैं, उनकी उपस्थिति होगी। तो बच्चों, आपने विज्ञान में ये तो पढ़ा ही होगा कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में 9 ग्रह हैं, जिनके नाम क्या क्या हैं? बुध, शुक्र, धरती जिस पर हम रहते हैं, मंगल जिस पर ये कहानी हम पढ़ रहे हैं, छोटू और छोटू के पापा रहते हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, वरुण और प्लूटो। तो ऐसे सवाल छोटू के पापा के मन में आ रहे हैं। कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? छोटू के पापा सोच रहे हैं कि अगर कोई दूसरा ग्रह है जिस पर जीवों का अस्तित्व है, तो उन्होंने क्या इतनी प्रगति कर ली होगी कि वो अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों, उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए ये असंभव है। यानी अब तो हम ये सब काम नहीं कर पाएंगे। असंभव यानी किसी भी तरीके से नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। ये काम करने के लिए क्या चाहिए? आवश्यक मात्रा में ऊर्जा, तो वो है नहीं अभी, तो ये काम हम नहीं कर पाएंगे। काश इस नए मेहमान को नजदीक से देखा जा सकता है। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो ये संभव हो सकेगा। देखें, तो इस तरह के विचार छोटू के पापा के मन में आ रहे हैं कि वो नया मेहमान अगर नजदीक आएगा तो उसको जरूर वो देख पाएंगे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। वो अंतरिक्ष यान इनकी मंगल ग्रह की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था। उसमें से एक यांत्रिक हाथ निकला। यांत्रिक यानी मशीनी, तो कुछ इस तरह का मशीनी हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। उन्होंने अपना काम जारी रखा, यानी उनका काम क्या था? निरीक्षण करने का। तो अवलोकन यानी निरीक्षण करना उन्होंने जारी रखा। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। जब वो अंतरिक्ष यान उनके मंगल ग्रह पर आ गया तो उधर कॉलोनी में प्रबंध यानी जो व्यवस्था समिति के लोग थे, उनमें सभा यानी उनकी इस तरह से मीटिंग बुलाई गई। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। क्या दे रहे थे भाषण में? क्या कह रहे थे वो? हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द यानी हमारे आसपास ही चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नजदीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। सुनिश्चित योजना यानी पहले से प्री प्लान हमें कुछ योजना बनानी होगी। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। यानी उनको लग रहा है कि उनके ग्रह पर कोई खतरा आ गया है। 2 अंतरिक्ष यान उनकी तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं, जिनमें से एक तो इनके पास ही आ गया। तो ऐसी स्थिति में उनको कोई सुनिश्चित यानी पहले से सोची समझी योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? ख्याल यानी आपका क्या विचार है? तो इस तरह वो समिति के लोग मीटिंग बुला रहे हैं, सभा बुला रहे हैं, जिसमें वो अपने लोगों को नाम से नहीं पुकार रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? तो ये इनसे पूछ रहे हैं कि नंबर 1, आपका क्या विचार है इस बारे में, जो इन्होंने अपनी
समस्या बताई। नंबर 1 कौन थे? कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। तो नंबर 1 का क्या काम था? पूरी कॉलोनी की सुरक्षा करना। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया, यानी अपना बोलना शुरू किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं। जो अंतरिक्ष यान आए थे उसके बारे में बात हो रही है। तो जलाकर खाक यानी इनको धूल में मिला देंगे, या मिट्टी, राख, कुछ भी कह सकते हो। तो इनको राख में मिला कर देने की क्षमता यानी हमारी हैसियत या हमारा सामर्थ्य है। हम इन दोनों यानों को जलाकर राख कर सकने की क्षमता रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। नंबर 1 कह रहे हैं कि हम इनको जलाकर राख तो कर देंगे, ये क्षमता तो हमारे पास है, हमारी हैसियत है ऐसी, लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें इनसे कोई भी जानकारी हासिल नहीं होगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है कि हम इन अंतरिक्ष यानों को बेकार यानी खराब करके फिर जमीन पर उतरने के लिए अगर इनको मजबूर कर देने वाले ऐसे यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद यानी अपने आप ही जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं है। इस तरह की बातें किसने बोली? नंबर 1 ने, जिनके ऊपर पूरी कॉलोनी की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। तो उन्होंने इस बात का हल ये बताया कि अगर हम इन अंतरिक्ष यानों को जलाकर राख कर देंगे तो इनसे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं होगी। हाँ, इनको हम जमीन से उतरने पर मजबूर करने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर ये अपने आप ही जमीन पर उतरते हैं, इनको खराब करने की क्षमता, बेकार करने की क्षमता हमारे में है। और वो ये भी कह रहे हैं कि इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र यानी मशीनें ही होंगी, किसी तरह के जीव इसमें सवार नहीं है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 1 ने जो सुझाव दिया वो सबको अच्छा लगा। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। नंबर 2 क्या है? एक वैज्ञानिक थे। यहाँ इनको नाम नहीं दिया गया है, नंबर से ही पुकार रहे हैं। वे बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। उन्होंने अपना सुझाव बताया कि यंत्रों को बेकार कर देने से भी हमें खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय यानी मेरी सलाह, राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। तो नंबर 2 ने अपना सुझाव बताया कि मेरी सलाह तो ये है कि अगर हम इन यंत्रों को बेकार कर देंगे तो जो बाकी दूसरे ग्रह के लोग हैं उनको हमारे बारे में पता चल जाएगा कि यहाँ भी लोग रहते हैं। इसलिए हमें सिर्फ इन पर नजर रखनी चाहिए, इनका निरीक्षण करते रहना चाहिए। जहां तक हो सके हमें अपने अस्तित्व यानी जो हमारी मौजूदगी है, हम यहाँ पर रहते हैं, को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। तो नंबर 2 को ये चिंता हो रखी है कि अगर हमारे यहाँ होने की मौजूदगी अगर दूसरे ग्रह के लोगों को पता चल जाएगा तो वो क्या करेंगे? हो सकता है कि इनसे भी सक्षम यानी इनसे भी काबिल और बड़े अंतरिक्ष यान यहाँ भेज सकते हैं। इससे बढ़िया तरीका यही है कि हम ये पता ही ना चलने दें कि हम यहाँ कुछ लोग रहते भी हैं। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को ये गलतफहमी हो, गलतफहमी यानी इनको ये गलत समझ आए कि इस जमीन पर कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सकें। तो नंबर 2 ने अपना सुझाव बताया कि हम अपने अस्तित्व को छुपाएंगे और इनको पता नहीं चलने देंगे कि यहाँ पर कोई रहता भी है। साथ ही इन यंत्रों को ये गलतफहमी भी करवाएंगे कि यहाँ पे उनके लायक या ऐसी कोई महत्वपूर्ण चीज हमारे ग्रह पर नहीं है जिससे दूसरे ग्रह के लोगों को कोई लाभ हो या कोई फायदा हो। अध्यक्ष महोदय से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ, दरख्वास्त यानी मैं निवेदन करता हूँ, निवेदन या अर्जी, कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए, कि कुछ इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर करी जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। नंबर 3 का क्या काम था? वहाँ की सामाजिक व्यवस्था को देखने का काम। उनकी बात के जवाब में
अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फोन की घंटी बजी। तो नंबर 3 के जवाब में अध्यक्ष महोदय बोलने वाले थे कि इतने में उनके फोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। चोंगा यानी कुछ इस तरह का फोन, टेलीफोन का वह भाग जिससे बात करते एवं सुनते हैं। तो ये जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है? चोंगा। तो ये चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। क्योंकि उनको वहां से ये खबर मिली कि वो अंतरिक्ष यान, जिसका उन्होंने क्या नाम दिया, क्रमांक 1, वो हमारी जमीन पर उतर गया है। उनकी जमीन कौन सी थी? मंगल ग्रह के ऊपर का हिस्सा, जमीन वाला। और ये सब लोग अपनी सभा कहाँ बुला रहे थे? मंगल ग्रह में, नीचे, जमीन के नीचे, जहां पर ये लोग, इनकी कॉलोनी थी। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था वह दिन छोटू के लिए। क्यों? पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था। जो उनकी जमीन पर अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 उतरा, उसको दिखाने के लिए छोटू को पापा आज साथ लेकर गए। जो पापा का कंट्रोल रूम, जो उनका ऑफिस था, वहां से वो साफ नजर आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। छोटू को तो बहुत सारी चीजों को जानने की जिज्ञासा थी, तो अपने पापा से जानना चाह रहा है कि इसके अंदर क्या होगा, यान के अंदर और क्या क्या होगा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है, यानी दूर से ही उसका अवलोकन करना जारी है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है कि हम दूर से ही उस यान का निरीक्षण कर रहे हैं। सबका ध्यान उस पर बराबर है और उसके यान के जो अंग हैं उन पर हमारा कंट्रोल है, नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। जो कंट्रोल रूम में थे ना, तो वहां पर कुछ इस तरह के, पापा ने अपना कंट्रोल रूम में कंसोल दिखाया। कंसोल क्या होता है? कंट्रोल पैनल, जहां मशीनरी को चलाने के बटन होते हैं। तो कुछ इस तरह के, जिस पर कई बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। यांत्रिक हाथ यानी एक मशीनी हाथ बाहर निकलता है। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। वह शायद जमीन पर पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। मिट्टी उकेरना यानी खोद कर उठाना। तो जो मशीनी हाथ बाहर निकल रहा था, वो क्या करना चाह रहा था? मंगल ग्रह की जमीन से मिट्टी लेना चाह रहा था। खोद कर, उकेरना यानी खोद कर मिट्टी उठाना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे। ये बाकी के लोग कहाँ खड़े होकर देख रहे थे? सब लोग कहाँ बैठे थे? कंट्रोल रूम में बैठकर स्क्रीन पर अंतरिक्ष यान की इस हरकत को, जो वो एक्टिविटी कर रहा था, उसको देख रहे थे। सिवा एक के उसका ध्यान कहीं और ही था। कौन था ये? छोटू। तो उसका ध्यान कहीं और ही था। बाकी के सब लोग तो स्क्रीन को ध्यान से देख रहे थे, लेकिन छोटू क्या कर रहा था? उसका ध्यान तो कहीं और ही था। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर, जो उसके पापा ने दिखाया, तो वो पहली बार देख रहा था। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था। बरबस यानी जबरदस्ती, बलपूर्वक, यानी उसका मन ललचा रहा था कि बार बार इस लाल बटन को मुझे दबाना है। तो जैसे ही बाकी लोगों का ध्यान तो स्क्रीन पर था, पीछे से छोटू ने क्या किया? और सहसा यानी अचानक खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया। झापड़ रसीद कर देना यानी जोर से थप्पड़ लगाया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। पूर्व स्थिति यानी जैसी स्थिति में बटन पहले था, छोटू ने उसको दबाकर नीचे कर दिया, तो पापा ने जल्दी से उस बटन को बाहर किया, वापस पहले वाली स्थिति में किया और इधर छोटू को एक जोरदार थप्पड़ लगाया। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया। तो जैसे ही छोटू ने इधर वो लाल वाला बटन दबाया, उधर जो अंतरिक्ष यान का यांत्रिक जो हाथ बढ़ता आ रहा था जमीन की तरफ, वो अचानक रुक गया।
क्योंकि उसके यंत्र बेकार हो गए। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा, ये नासा का लोगो है, द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, यानी सबको अपनी तरफ खींच लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया। नासा के तकनीशियन यानी जो मशीनी विशेषज्ञ होते हैं, इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त यानी ठीक करने के प्रयास भी जारी हैं। तो यहाँ तक की कहानी लेखक ने काल्पनिक रची थी, जिसमें एक तरफ इधर ऐसे बताया गया कि जैसे ही अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ रुक गया यानी खराब हो गया, वैसे ही ये सब बातें कहाँ चल रही थी, मंगल ग्रह पर। तो वैसे ही पृथ्वी पर नासा में कुछ इस तरह की खबर आई। खबर में क्या था कि मंगल की धरती पर उतरा हुआ जो अंतरिक्ष यान था, जिसका क्या नाम था, वाइकिंग। तो ये एक बच्चों सत्य घटना है। अपना निर्धारित कार्य कर रहा था, लेकिन अचानक किसी वजह से उसका हाथ बेकार हो गया। तो इस बात की जांच मशीनी विशेषज्ञ कर रहे हैं और जो हाथ रुक गया था, खराब हो गया था, उसको फिर से ठीक करने के प्रयास भी जारी हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा। क्या छापा अखबारों ने? नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है, यानी जो कंट्रोल रूम से उन्होंने वाइकिंग को ठीक कर दिया। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। वो यांत्रिक हाथ उस समय वहां की मिट्टी उकेरने के लिए ही आगे बढ़ रहा था, तो उसने वो नमूने इकट्ठे करने का काम, वहां के सैंपल, मिट्टी के सैंपल लेने शुरू कर दिए हैं। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है, यानी जिस तरह पृथ्वी पर हम जीव जंतुओं का अस्तित्व है, क्या वैसे ही मंगल ग्रह पर भी संभव है। ये प्रश्न आज भी एक रहस्य है, यानी इस प्रश्न का जवाब आज भी नहीं मिल पाया। तो इस तरह बच्चों इस कहानी को जयंत विष्णु नार्लीकर ने लिखा, जिन्होंने इसे मराठी में लिखा था और इसका हिंदी में अनुवाद किया था रेखा देशपांडे ने। लेखक ने इस कहानी को काल्पनिक रूप से रचा है, लेकिन इसमें जो अंतरिक्ष यान भेजा गया था वाइकिंग, ये बात इसमें सच है। इसके बारे में आपको जानकारी मिल सकती है। जैसे इसको लॉन्च किया गया था कब? 20 अगस्त 1975 को। इसकी लैंडिंग डेट थी 20 जुलाई 1976 को। मिशन एंड डेट थी नवंबर 13, 1982। मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान वाइकिंग एक मंगल ग्रह की जांच करने और जीवन के संकेतों की खोज करने के लिए 2 भाग मिशन का हिस्सा था। तो इस तरह बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमने इस पाठ को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग 2 में करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।